प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो उसकी दासी मंदाकिनी खड्गधारिणी के रूप में नियुक्त है, वह जानबूझकर कुछ ऐसी प्रतीकात्मक संकेतात्मक बातें करती है ताकि वह चंद्रगुप्त के प्रति मन में क्या भाव रखती है उनको जान सके और जाकर वह रामगुप्त को बता सके। और हमने पढ़ा था कल कि दोनों आपस में संवाद कर रही होती हैं कि अचानक से कोई आ जाता है कि भट्टारक यहाँ आए हैं क्या, भट्टारक यहाँ आए हैं क्या, अर्थात भट्टारक यानी महाराज को ढूंढते हुए कोई वहाँ से निकलता है और ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। तो आगे का हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिहारी जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। प्रतिहारी जो सेवक होता है वो कहता है कि हे महाराज, आपकी जय हो, एक बहुत ही चिंताजनक समाचार है जिसे मुझे देने के लिए अमात्य ने आपके पास भेजा है। रामगुप्त झुंझलाते हुए परेशान होते हुए कहता है, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। रामगुप्त ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे उसे अब तक बहुत सारी चिंताओं का सामना करना पड़ा हो और कहता है, अच्छा तुम फिर चिंता का समाचार ले आए हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं इस चिंता में मर ही जाऊंगा। ठहरो खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। और खड्गधारिणी को रोकता हुआ कहता है कि ठीक है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने ध्रुव स्वामिनी के मन को टटोलने की अच्छी कोशिश की है, किंतु तुम मुझे सही बताओ, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया हूँ कि क्या वो सच में अभी भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। अर्थात जो तुमने उससे वार्तालाप किया, जो तुमने अभी तक उससे संवाद किया, उसकी बातों से, उसके मनोभावों से क्या लगता है कि क्या अभी भी उसके मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप हो जाती है और खड्गधारिणी इस प्रकार से शांत और चुप हो जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। रामगुप्त दूसरे सेवक को क्रोध से देखता हुआ कहता है, तुम्हें मैंने कहा है ना कि मेरे पास तुम्हारी शोक समाचार या चिंताजनक समाचार को सुनने के लिए अभी कोई समय नहीं है। अब तुम थोड़ा रुक कर आना, तब तुम मुझे बताना कि अमात्य ने क्या संदेश भेजा है और तुम क्या संदेश लेकर आए हो। प्रतिहारी कहता है, राजाधिराज, हे राजाओं के अधिपति, हे इस वंश के राजा, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है कि जो शक हैं अर्थात दूसरे राज्य के लोग किसी पहाड़ी रास्ते से उन्होंने नीचे उतरकर हमारे वाले अक्षेत्र के ऊपर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है। हम लोगों के शिविर का संबंध अब राजपथ से छूट गया है। अर्थात जहां हमारा शिविर बना हुआ है और हमारे शिविर से के जिस रास्ते से हम राजमहल के रास्ते की तरफ जाते थे, उस रास्ते को उन्होंने बीच में से रोक लिया है और शकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अर्थात उन्होंने हमारे शिविर को चारों तरफ से बंदी बना रखा है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने पर शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख। रामगुप्त कहता है, यह तो और भी अच्छी बात है। यदि हमारा शिविर दोनों तरफ से घेर लिया गया है तो हम और ज्यादा सुरक्षित है। तुम तो मूर्ख हो, चुप रह, ज्यादा मत बोलो। खड्गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को, अच्छा ध्रुव देवी तुम बताओ, इस प्रतिहारी की बातों को तो छोड़ो। खड्गधारिणी मंदाकिनी से रामगुप्त पूछता है, तो क्या जो ध्रुव स्वामिनी है या जो ध्रुव देवी है, क्या हम मन ही मन अभी भी वह चंद्रगुप्त को ही प्रेम करती है। अर्थात सच कहो कि वास्तव में ऐसा ही है क्या, यह न मेरा संदेह ठीक, या मैं बेकार में ही उस पर शक कर रहा हूँ, या मेरा शक करना ठीक नहीं है। अर्थात तुम बातों की पहेलियां मत बनाओ, साफ शब्दों में कहो कि ध्रुव देवी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति अभी क्या विचार चल रहे हैं।
प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिहारी फिर हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगते हुए कहता है कि हे देव, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। जो अमात्य है वो युद्ध, जो हमारा युद्ध परिषद है, अर्थात जो जहाँ पर हम युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, उस सदन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आपको लेकर कुछ वार्तालाप करनी है। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। रामगुप्त अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता कि ये तो बाहरी युद्ध है, लेकिन एक युद्ध तो मेरे मन के अंदर भी चल रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? ध्रुव स्वामिनी कितनी सुंदर है, सारे संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, लेकिन वो मुझसे प्रेम ना कर अर्थात मेरी पत्नी होने के बावजूद भी वह मुझसे प्रेम न कर मेरे भाई चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, और मैं हूँ इस देश का राजा, अर्थात मेरे राजा होने का भी उसे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। प्रतिहारी महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। प्रतिहारी लेकिन रामगुप्त को अपनी ही बात कहना चाहता है, लेकिन रामगुप्त है कि ध्रुव स्वामिनी की बातों में ही पड़ा है। प्रतिहारी फिर कहता है, महाराज मैं शकराज का एक संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त आहा, किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरों के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता होगा। ये गद्यांश बनता है आपका। देखिए, रामगुप्त आहा, लेकिन शकराज के दूत और उसके संदेश को लेकर की तरफ रामगुप्त का कोई ध्यान नहीं है। वह तो उसका सारा ध्यान तो ध्रुव स्वामिनी के अंदर ही पड़ा है। रामगुप्त कहता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी जिसे मैंने अपनी पत्नी बना लिया है, उसके मन में एक ना एक वेदना तो उठती ही होगी। आगे की पंक्तियां इम्पोर्टेंट है। देखिए गद्यांश क्या बनता है कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, अर्थात ध्रुव स्वामिनी एक ऐसी स्त्री है जो रहती तो मेरे राजमहलों में है, मेरे शासन में है, मेरी पत्नी बनकर रहती है, लेकिन वह प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, अर्थात उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित होता होगा, अर्थात उसमें तो परकीया भाव होने के कारण एक व्यापक रस बहता होगा। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है, अत्यंत दुख होता है कि ऐसी सुंदरी, उसका प्रेम रस मुझे नहीं मिला, और वह दूसरे क्षण ही सोचता है, वही नहीं तो और दूसरे ही क्षण सोचता है कि ऐसी नारी जो पर पुरुष से प्रेम करती है, न जाने कब और कैसे मुझे कोई चोट पहुंचा दे। इसलिए मैं उस पर संदेह करता हूँ कि ध्रुव स्वामिनी न जाने कब कोई मेरे विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दे या कोई कुचक्र रच डाले। इसलिए वह खड्गधारिणी द्वारा ध्रुव स्वामिनी के पास संदेश पहुंचाता है कि वह अब चंद्रगुप्त को भूल जाए। अब रामगुप्त उसका पति है और वह गुप्त वंश का शासक और राजा है, उससे प्रेम करे, और वही नहीं तो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी तो वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, अर्थात वह अंदर ही अंदर सोचता है कि यदि यह मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती रही तो वह मेरे विरुद्ध कुछ न कुछ कुचक्र अवश्य ही रच डालेगी, अर्थात मुझे कभी न कभी चोट अवश्य पहुंचाएगी। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगे। ऐसा सोचकर कि उसके मन में अभी भी चंद्रगुप्त के प्रति भाव है, तो वह सोचने लगा कि वह अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ कोई ना कोई विद्रोह या कोई साजिश उसका मन रच रहा होगा। खड्गधारिणी से सुनाना, ध्रुव देवी से कुछ कह देना चाहिए, अर्थात वह खड्गधारिणी मंदाकिनी को कहता है कि ध्रुव स्वामिनी को जाकर मेरा संदेश दे देना कि वह अब चंद्रगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे, वह उसका पति है, अतः वह रामगुप्त से ही प्रेम करे। खड्गधारिणी प्रतिहारी का प्रस्थान। खड्गधारिणी दासी वहां से प्रस्थान करती है और शिखर स्वामी जो रामगुप्त का महामंत्री है उसका प्रवेश होता है। तो अब आपको यहाँ अगले पात्र का परिचय मिलता है जो है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी कौन है? जो कि रामगुप्त का बहुत ही चंचल, चालाक
कपटी धूर्त महामंत्री है जो कि शिखर स्वामी है। इस शिखर स्वामी ने ही चंद्रगुप्त के अधिकारों को छीनकर जबरदस्ती रामगुप्त को यहाँ का शासक, गुप्त वंश का शासक बना दिया था। और शकराज एक गुप्त वंश का विद्रोही राजा है जो कि गुप्त वंश को अपने अधीन करना चाहता है। शिखर स्वामी आता है और क्या कहता है, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। शिखर स्वामी कहता है कि हे राजा, मुझे आपसे कुछ आवश्यक व जरूरी बातें करनी है। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बातें कर रहे हों, और रामगुप्त चिंता से उंगली हिला रहे हैं जैसे वो मन ही मन अभी भी कुछ ना कुछ ध्रुव स्वामिनी के बारे में ही सोच रहे हो और शिखर स्वामी की बातों की तरफ उसका कोई ध्यान ना हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं नहीं, तो फिर? और उसके मन में विचार चलने लग जाते हैं कि ध्रुव देवी जो उससे प्रेम नहीं करती, क्या वह सच में ही उसके विरुद्ध कोई ऐसी साजिश ना रच डाले कि जिसके चलते उसे अपने राज्य से हाथ धोना न पड़े? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो फिर कुछ सोचने लगता है और फिर दोबारा से सोचने लग जाता है। ठीक तो है, सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं, और अचानक से उसके मन में ये विचार चलने लग जाते हैं कि मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति, अर्थात जो लोग मुझे राजा बनना पसंद नहीं करते थे, पुरोहित, अमात्य और सेनापति, बहुत सारे लोग मेरे अंदर साजिश रचने का भाव रखते हैं। ऊपर से वो मुझे राजा राजा कहकर पुकारते हैं, अर्थात देवाधिदेव कहकर पुकारते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे प्रति बदले की, विद्रोह की भावना रखते हैं। शिखर से ऐसा कहता है, न केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। और शिखर स्वामी को कहते हैं कि इस राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, लेकिन तुम ही हो महामंत्री जो एक मेरे विश्वास पात्र हो, वरना इस राज्य में मुझे कोई भी अपना दिखाई नहीं देता है। समझा करो, केवल तुमसे ही मैं अपने दुख सुख की बातें कर सकता हूँ। यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा, अर्थात जो मेरे मन के अंदर द्वंद्व चल रहा है और जो बाहरी द्वंद्व और युद्ध की बातें चल रही हैं, इस गिरिपथ के आसपास जो अपना शिविर बना हुआ है, उसके बाहर जो झगड़ों की, जो युद्धों की एक साजिश चल रही है, और मेरे मन में जो ध्रुव स्वामिनी को लेकर जो एक द्वंद्व चल रहा है, उन सब का अंतिम निर्णय यह गिरिपथ ही करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए। और शिखर स्वामी समझाते हैं, रामगुप्त को कहते हैं कि तुम ऐसा महाराज आप ऐसा मत सोचो। अगर आपकी भुजाओं में, जिसकी भुजाओं में बल नहीं होता, लेकिन उसे अपने दिमाग की शक्ति से अवश्य काम लेना चाहिए, अर्थात दिमाग की शक्ति से भी सब कुछ जीता जा सकता है। शिखर स्वामी एक पत्र देकर, पहले इसे पढ़ लीजिए। शिखर स्वामी रामगुप्त महाराजा को कहता है कि महाराज अब ध्रुव स्वामिनी की बातों को छोड़िए, शकराज ने जो एक संधि पत्र भेजा है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है और रामगुप्त उस संधि पत्र को खोलता है और पढ़ता है और बड़ी ही हैरानी से एकदम से उठ खड़ा होता है। चौंकिए मत, यह घटना ऐसी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं। और रामगुप्त को समझाता है शिखर स्वामी कि आप हैरान मत होइए, बल्कि ये एक ऐसी घटना है जो अचानक से घटित होने वाली है, हमारे पास कुछ सोचने समझने का अवसर भी नहीं है। रामगुप्त ठहर कर, तो ऐसा ही है, किंतु एक बार मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। अर्थात रामगुप्त कहता है, मुझे तो पहले से ही संदेह था कि मेरे विरुद्ध कोई ना कोई साजिश अवश्य रची जा रही है, अर्थात मुझे तो इसकी संभावना पहले से ही दिखाई दे रही थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा, और अच्छा
महाराज, अगर आपको पहले से ही संभावना थी कि शकराज हमसे युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए प्रस्ताव भेजेगा और अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो ध्रुव स्वामिनी को उसके बदले मांग लेगा, ऐसी अगर आपको आशंका थी तो आपने उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ही सोचा होगा। आगे की पंक्तियां गद्यांश शैली में जाती हैं। देखिए, मेघ शंकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। यहाँ पर उस समय की बात की गई है जब शकराज रामगुप्त के पास संधि पत्र भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि वह अपनी पत्नी या महारानी ध्रुव स्वामिनी को उसको सौंप दे या उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहे, कि वह ध्रुव स्वामिनी को शकराज को देकर संधि कर लेगा और युद्ध टल जाएगा। रामगुप्त की इसी मानसिकता को देखकर शिखर स्वामी कहता है, हे राजाधिराज, आप बड़े दूरदर्शी हैं। आपने इस समस्या के समाधान के लिए पहले से कोई ना कोई सुझाव अवश्य ही सोचा होगा। कहते कि मेघ शंकुल आकाश, जिस प्रकार एक व्यक्ति का भविष्य काले बादलों से घिरे हुए आकाश की भांति अंधकारमय होता है, तब उसकी बुद्धि को बिजली के समान उसे रास्ता दिखाने के लिए आगे आती है। अर्थात उसी प्रकार विपत्ति से घिरे हुए व्यक्ति को बुद्धि ही रास्ता दिखाती है, उसका प्रदर्शन करती है। अर्थात शिखर स्वामी कहना चाहता है कि जब व्यक्ति को पहले ही पता हो कि उसका भविष्य अंधकार से घिर गया है, तब उसे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार काले अंधकारमय बादलों के बीच में जब आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं, तब बिजली उनमें से अपना रास्ता बनाकर निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब मनुष्य चारों तरफ से विपत्ति से घिरा हो तो उस व्यक्ति की बुद्धि ही उस समय काम आती है। अर्थात बुद्धि ही उसका रास्ता दिखाती है और उसका पथ प्रदर्शन करती है। अतः महाराज, इस समय आपको अपनी बुद्धिमता से काम लेना चाहिए। रामगुप्त, शशंक, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? रामगुप्त को बिना किसी शंका के कहता है, अच्छा शिखर स्वामी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस समस्या का समाधान कुछ सोचा है, मैंने इस समस्या का जो समाधान सोचा है, अगर मैं तुम्हें उसको बता दूं तो तुम क्या उस समाधान का समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। शिखर स्वामी कहते हैं, हाँ हाँ महाराज, यदि आपने इस समस्या का जो भी समाधान सोचा है, अगर वो नीति युक्त हुआ तो मैं अवश्य ही आपके उस समाधान में आपका साथ दूंगा और आपके विचार को समर्थन दूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, और आप तो जानते ही हो कि कोई भी आपको राजा बनाने के लिए तैयार नहीं था, और आपके पिताजी महाराज जो स्वर्ग को जा चुके हैं, समुद्रगुप्त की आज्ञा थी कि चंद्रगुप्त को ही राजा बनाया जाए, लेकिन मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर ही आपको राजा बनाने का समर्थन सबसे पहले मैंने ही किया था। अर्थात मैं तो आपका सबसे बड़ा समर्थक हूँ। नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ पुत्र राजपुत्र को, वैसे तो नीति सिद्धांत यह कहता है कि मैंने नीति सिद्धांत का हवाला देते हुए सबको चुप करवा दिया था कि ज्येष्ठ जो राजपुत्र है वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, और आपके बड़े पुत्र होने का फायदा उठाकर मैंने चंद्रगुप्त एक योग्य होने के बावजूद भी आपको राजगद्दी पर बिठा दिया था। तो आगे का हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे, तो आप यह सब याद कर लेना। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग।